हेलो आप सब लोगों को। बूस्टर आपने पैसेज के पार्ट में, जब मैंने बूस्टर का पैसेज पार्ट शुरू किया, आप लोगों का इंटरेस्ट भी दिख रहा है मुझे, आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है ना कि पैसेज नेचुरली आपके एग्जामिनेशन में, अगर मेंस की बात की जाए, चाहे वो बैंकिंग का कंप्लीटली पूरा सेक्शन एंड तुम्हारे एसएससी में मेंस का पार्ट, पैसेज और अभी देखो कैसे पैटर्न वो डालता है। पैसेज एक बहुत बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होता है, और शायद इतने डिस्कशन के बाद हम लोगों ने जो बात की करना शुरू किया है, 3-4 डिस्कशंस के बाद आपको, शायद 3 डिस्कशंस हुए हैं, चौथे डिस्कशन में के पहले आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि आपको अगर एसएससी के पैसेजेज अगर सॉल्व करने हैं, क्योंकि इस बार के मैं बैंकिंग के पार्ट में, बूस्टर के पार्ट में बैंकिंग का क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि इस बार का आईबीपीएस बहुत टफ नेचर का दिया हुआ था, तो मैं उसके क्वेश्चंस को देख रहा हूं, अगर मिलता है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप एसएससी के पार्ट में बोलो तो अभी तक शायद आपको रियलाइज हो गया होगा कि पैसेज से 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर सॉल्यूशन सही करना है तो क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को पढ़ना और समझना होता है। हकीकत है कि अगर आप क्वेश्चन देख लोगे तो आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। जैसे मैं तुमको एक पैसेज देता हूं, ये सामने में आया हुआ पैसेज ये है, तुम पढ़ना शुरू करोगे बिना मतलब का, एक रीडिंग हो जाएगा, जैसे आप न्यूज पर पढ़ रहे हो कुछ जानने के लिए। लेकिन जब आपके पास टाइम कम है और इससे मतलब नहीं है, वर्चुअली अगर बोलो तो इंग्लिश का जो बेसिक्स होता है ना, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्जामिनेशन उसकी चिंता नहीं करता। एग्जामिनेशन ये चिंता करता है कि आपके क्वेश्चंस कितने सही बने हैं। तो अगर आप अपने बेसिक्स को कभी भी इग्नोर मत करोगे, क्योंकि अगर ये छूटेगा तो फिर सेंटेंस अरेंजमेंट में दिक्कत होगी, क्लोसेस में दिक्कत होगी, मैक्सिमम सेक्शंस में दिक्कत होगी। तो वो आप कंटिन्यू करते रहो, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते रहो। बट अगर कंप्रीहेंशन की बात करनी है तो अभी जो आपको बनाना है, सीधा पैसेज कितना भी लंबा हो छोटा हो कोई मतलब नहीं बनता, सीधा जाओ ऑप्शंस पे, क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन का टाइप देखो और ऑप्शंस को देख के, इसके बावजूद कि आपने पैसेज नहीं पढ़ा है, ऑप्शंस को देख के अपने आप को कमिट करने का प्रोसेस शुरू करो। जैसे मैं अभी क्वेश्चन लेता हूं, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन तो लिए नहीं है, मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसमें से। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको नहीं पता है कि पहली बार में अगर आपको पेपर एक दिन पहले मिला, आपने बनाया, आपने उसके पहले पैसेज पढ़ा नहीं था, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और ऑप्शंस को, क्वेश्चन और ऑप्शन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे पास कैसे देखना है। और थोड़ी सी पढ़ाई, 2-4-5 सेंटेंस को अगर स्किमिंग टाइप का आप करो तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे तुम देखो, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द सेंट्रल थीम डेवलप्ड इन द पैसेज, मतलब पैसेज के सेंट्रल थीम को वो डिस्कस करना चाह रहा है, पूछ रहा है आपसे सेंट्रल थीम कौन सा है। क्वेश्चन आपका क्लियर है? ऑप्शन पे देखो, रिसर्च हैज टू ओनली इंक्लूड, पहला तो ये कि आपके पास इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं, रिसर्च में सिर्फ इंक्लूड होना चाहिए कैसी चीजें, ओनली उन स्टडीज को इंक्लूड किया जाए ऑन द इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक ऑन इकोलॉजी। रिसर्च में सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक का इकोलॉजी पे क्या प्रभाव होता है, बस इसी को इंक्लूड किया जाए। यही पैसेज का सेंट्रल थीम है। ओनली लगाने का मतलब कि वो और कुछ डिस्कस नहीं किया होगा। दूसरा, फ्यूचर इकोलॉजिकल रिसर्च, आने वाले समय का जो इकोलॉजी पे जो रिसर्च होगा ऑन मेरीन डेब्री, आप जानते हो समुद्र से जुड़ा हुआ मलबा, मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इकोलॉजिकल डिजास्टर एंड प्रिवेंट इट। उसको यह समझना होगा कि ये जो समुद्र में जो मलबा है उसका इकोलॉजी पे क्या डिजास्टर इफेक्ट पड़ेगा और इसको रोका कैसे जाए। लॉजिकल दिखाई पड़ रहा होगा। करेंट रिसर्च ऑन द इंपैक्ट ऑफ मरीन डेब्री, अब अगर 2 बार मरीन डेब्री मिला तो तुम श्योर रहो कि मरीन डेब्री का तुम्हारा टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। इज नॉट डिफेक्टिव, जो अभी का जो रिसर्च है वो गलत नहीं है, ये पैसेज का थीम है। एंड
पेपर्स पब्लिश्ड अप टू 2013 इंप्लॉय प्रॉपर रिसर्च में, जो 2013 के पहले के जो तक जो रिसर्च पब्लिश हुए हैं उसमें प्रॉपर मेथड का इस्तेमाल किया गया। ये पैसेज का सेंट्रल थीम है। अब अगर आपको बहुत ज्यादा अगर नहीं भी देखना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो यू हैव टू गो फॉर ऑप्शन बी। सिंपल सी बात है। और अगर कंफर्म करना है तो अपने आप को थोड़ा सा वो कर लो। अ न्यू पेपर published by Rossman and her colleagues in February in the journal Ecological shift through past research on marine debris to assess the true extent of environmental threat. Environmental threat का सही से उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया है। Plenty of studies have sounded alarm bells. बहुत सारे स्टडीज ने अलार्म बेल साउंड किया है, मतलब उन्होंने खतरे को दिखाया है अबाउट द स्टेट ऑफ मेरीन डेब्री। और अगर उसने पक्का है कि मेरीन डेब्री टॉपिक है, तो अगर समस्या बताया है तो समाधान भी बताया होगा। पैसेज में अगर ये है तो समाधान भी होना चाहिए, समस्या के साथ समाधान भी होगा। सो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द पैसेज। आप जरा सोचो कि मैं जिस अप्रोच की बात कर रहा हूं, इसमें ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे सोचने के अलावा जो तुम्हारा टाइम एक्चुअली जाता कहां है। तुम जो परेशान रहते हो कि पैसेज में मेरे को समय लगता है, तुम देखो तो पैसेज में समय लगता है तुमको पैसेज की रीडिंग करने में। और आप करते क्या हो, आप पहले पैसेज पढ़ोगे, बेमतलब का कारण है, क्यों पढ़ रहे हैं नहीं पता है। क्वेश्चन पता रहता तो पता भी चलता कि क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो। और क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ लिए तो पैसेज को पढ़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। आप सीधा लोकेट करके कुछ जगह पे सेंट्रल थीम है, आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट मूव कीजिए। देखिए एक और पैसेज भी है तुम्हारे पास। अब इस पैसेज पे आप जरा नजर डालो। मैं 3 पैसेज इंक्लूड किया है। इतना बड़ा, इतना बड़ा एंड देन यहां तक। पैसेज का साइज तो अच्छा खासा है, अगर तुम पढ़ोगे तो समय तो लगना ही है। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस फेथफुली सम्स अप द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन आइडियाज क्या क्या है, मतलब सेंट्रल थीम आपसे पूछ रहा है। वो सेंटेंस कैसा भी बदले, मेन आइडियाज का मतलब क्या, सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम। सो आपसे बस उसने क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, मेन आइडियाज। सो टॉपिक्स ज्यादा हो सकते हैं। अब आपको ये हो गया ना, तो सबसे पहले इंग्लिश का जो मेजर टेक्निक होता है इलिमिनेशन, वो करना शुरू करो। 2-3 ऑप्शन तो फालतू का मिल जाएगा, 2 ऑप्शन तो फालतू का मिल ही जाएगा, 3 मिल जाए तो ऐसे भी कट जाता है। पिछले वाले में आपने देखा था कि 2013 तक के जो पब्लिश रिसर्च पेपर हैं वो सही मेथड का इस्तेमाल किए हुए हैं इत्यादि। स्कीमिंग करोगे, शुरुआत कर दो 2-3 लाइन, समझ में आ जाएगा टॉपिक। देखो जरा, द गैंगेज इज ए होली रिवर फॉर हिंदूज हु वेनरेट इट, आदर करते हैं, लिव ऑफ इट, इसी पे वो जिंदा रहते हैं, बट ऑल्सो पॉल्यूटेड, इसको दूषित भी करते हैं। टॉपिक हो सकता है, आइडियाज हो सकता है, इसमें काटेंगे नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं लगा हुआ है कि हम काट सके। द रिवर गैंगेज इज ए रिवर दैट गिव्स लाइफ एंड होप टू ऑल, आशा देती है, जिंदगी देती है, बट इट इज पिटी दैट इट्स अब्यूजर्स आर नॉट अवेयर दैट दे आर पुशिंग इट टू द एक्सटिंक्शन। लेकिन इसको जो अब्यूज करने वाले लोग हैं उनको ये नहीं पता चल रहा कि वो इसको विलुप्त कर रहे हैं। ये भी स्ट्रांग है। द गैंगेज इज मल्टीफेसेटेड पर्सनालिटी वेनरेटेड एज अ मदर, बहुमुखी पर्सनालिटी है जिनको माता के रूप में स्वीकार किया था। आप अपने पहले के आइडियाज को मत लीजिएगा कि गंगा माता होती हैं इत्यादि आदि, वो सब छोड़ दीजिए। आपसे पैसेज का थीम पूछा है, मेन आइडियाज पूछा है, और सब में मोर और लेस मोटा मोटी बात वैसा ही कुछ आ रहा है। उनको माता के तौर पर माना जाता है। इट टॉलरेट्स एज ए मदर ऑल द पॉल्यूटेंट्स हु थ्रोज इनटू इट, जो वो माता के रूप में सारे पॉल्यूटेंट्स को वो टॉलरेट करती हैं। हिंदू लोग अगर हम लोग हैं
तो वो तो इसको बोलेंगे कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है भाई, ये पैसेज का मेन थीम चाहिए होगा। और अगर यही थीम है तो गंगा की सफाई क्यों हो रही है, अगर वो टॉलरेट कर ही ले रही है तो? नहीं, ये नहीं होगा, मूव कीजिए। एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट दैट इज साइंटिफिक स्टडी। देखो अभी ये दोनों वर्ड मेरे को अगर ऐसा आता है, मैं तुमको अपना ओपिनियन बताऊं कि अगर मैंने डी का शुरुआत का 2 वर्ड अगर पढ़ा, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वो नहीं जो आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव के 2 मीनिंग होते हैं, एक मल्टीपल क्वेश्चंस में वो जब पेपर होता है तो, और एक ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक असेसमेंट का मतलब एनालिसिस। हम साइंटिफिक एनालिसिस कर रहे हैं रिवर गंगा की, लाइफ गिविंग है, वो उसको डेथ का खतरा है, फोस्टर्स नॉट ओनली फेथ, वो सिर्फ ना सिर्फ विश्वास पैदा करती हैं बट ऑल्सो होप और फेथ वहां पे था ही था, एमॉन्ग इट्स एडमायरर्स ऑफ इट्स रिडेम्पशन इन फ्यूचर, कि भविष्य में इनका उद्धार होगा, इसकी सफाई होगी। अब मुझे एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि आपकी अगर रीडिंग का पैटर्न अगर बहुत अच्छा नहीं है, अगर आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग अगर बहुत अच्छी नहीं है, तो आप ये सब चीजों का मतलब नहीं समझेंगे और फिर उन दोनों में से एक ऑप्शन को चुन लेंगे जो कि तुम्हारे को, क्योंकि ये उसके सफाई की बात कर रहा है, यहां पे सीधा निगेटिव बात बोल रहा है। अब जरा एक बात बताइए कि अगर हम गंगा के पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसके सफाई की बात तो करेंगे ही। अब जरा ध्यान दीजिए, वेयर इज दिस गोइंग, ये सब चीजें कहां आखिर जा रही हैं? दैट इज द क्वेश्चन एट द हार्ट ऑफ द रिवर ऑफ लाइफ, रिवर ऑफ डेथ, एज ऑथर विक्टर मैलेट ट्रेवल्स द लेंथ ऑफ द गंगा। ये आखिर गंगा नदी आखिर जा कहां रही है, इसका फ्यूचर क्या है? Beginning at its ice cave source in the Himalayan foothills, he follows the water through the, उन्होंने पूरा बताया। अभी अगर आपको स्कीमिंग का मतलब करे, as Mallet observes, और जैसा वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, the danger of contamination, not extinction, pollution does not put off the millions of revelers। मतलब ये कि पॉल्यूशन की बात कर रहा है गंगा की, और अगर गंगा के पॉल्यूशन की बात कर रहा है तो उसके सफाई की भी पैसेज में अगर समस्याएं होती हैं तो उसके निदान की भी चर्चा की जाती है। और आप अगर ध्यान दो तो आपका ये लिखा हुआ है कि सीधा वो आदर करते हैं, उसी पे जिंदा रहते हैं और उसको पॉल्यूट करते हैं, जबकि वो पैसेज इस फैक्टर को अपने दिमाग में रख के वो गंगा के बारे में धार्मिक फैक्टर नहीं बात कर रहा है, गंगा के पॉल्यूशन की बात कर रहा है। धार्मिक टच नहीं है उसका, वो धर्म से जुड़ी हुई चीज है तो उन्होंने 2-4 लाइन में बोला होगा, लेकिन मेजर पॉल्यूशन एंड उसके फ्यूचर में रिडेम्पशन की आशा है। जो इसकी प्रशंसा करते हैं वो आशा करते हैं, फेथ है उनमें कि फ्यूचर में ये सुधरेगा। सोचना बहुत जरूरी है। अब एक देखो, एक और चीज आपको यही मैं बोलता हूं ना कि लैंग्वेज में जब आप पर्टिकुलरली जब आप कंप्रीहेंशन में जाते हो तो आप ये ध्यान रखो कि पैसेज इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच, एंड इवन इफ इट हेल्प्स यू, इट विल टेक सच अ टाइम in terms of duration that it is not available in your एग्जामिनेशन में उतना समय अवेलेबल नहीं है अगर आप समय की बात करते हो, और उस टाइम को अपने कंट्रोल में लाने के लिए सिर्फ आपको अपना थिंकिंग कैप पहन के रखना होगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, मैं एक और पैसेज लिया, तुम इस पीस को जो अभी दिया हुआ है कहां पढ़ोगे? संभावना, लाइकली का मतलब होता है संभावना कि ये पीस तुमको कहां मिलेगा। एस्से के किताब में कोई व्यक्ति जो अपना पर्सनल डायरी लिखता है उसके पर्सनल डायरी में लिखा जाएगा, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में, और
ट्रेवल ब्रोशर में, ट्रेवल ब्रोशर वो होता है जहां पे आपको उस चीज की खूबसूरती दिखाई जाती है। आपके न्यूज़पेपर में हर बार हर दिन खास ट्रेवलॉग मिलता है, जैसे ब्लॉग होता है ना, वैसे ट्रेवलॉग मिलता है। वहां कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या खूबसूरत चीजें हैं वहां पे देखने को, कहाँ रुकेंगे, कैसे आप जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, वो सब रहता है। अब ये लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर का रिपोर्ट में मिलेगा, ये एसे के बुक में मिलेगा, पर्सनल डायरी में मिलेगा और ट्रेवल ब्रोशर में मिलेगा ये। अब मैं शुरुआत से ही बस 2-4 लाइन पढ़ता हूं कि ये पर्सनल डायरी है, एसे के किताब में ऐसा मिलेगा, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट है ये। द ब्लू माउंटेन्स, न्यूज़पेपर के रिपोर्ट में कल घटने वाली घटनाएं होती हैं, कल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर का रिपोर्ट। और अगर कोई ऐसी चीज जो कल से नहीं जुड़ी हुई है उसको स्पेशल कॉलम में दिया जाता है। फूड का अलग कॉलम होता है, ट्रेवल का अलग कॉलम होता है, एडिटोरियल का अलग होता है, आर्टिकल अलग होता है, अगर वो कल से जुड़ा हुआ न्यूज नहीं है तो। इसको दिमाग में रखिएगा। द ब्लू माउंटेन्स जस्ट 90 मिनट्स फ्रॉम सिडनी गेट देयर नेम फ्रॉम द दिस ब्लू माउंटेन्स के बारे में इंट्रोडक्शन। Each with deep features that have been chiseled, ये उसके बारे में पूरा बता रहा है कि वहां का ब्लू माउंटेन्स में कैसा कैसा सिचुएशन है। A highlight of Greater Blue Mountain World Heritage Area, जब उसने लिख दिया कि वो ये वर्ल्ड हेरिटेज एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं दुनिया के विरासत में ये इंक्लूड किया जाता है, तो ये तो ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो ये पर्सनल डायरी में हम नहीं लिखेंगे, ऐसे के किताब में नहीं मिलेगा। और आप अगर पढ़ोगे तो ये पूरा का पूरा आपको वहां के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ब्लू माउंटेन अगर आपको जाना है तो क्या क्या चीजें आप एक्सपेक्ट करते हो देखने का। सो आपके पास एक बात ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, और अभी तक जितने भी मैंने एसेज के मतलब पर्टिकुलरली उसको ऐसे ही मैं बोलता हूं, कंप्रिहेंशन को मैंने जो लिया है, आपको शायद एक चीज क्लियरली एस्टैब्लिश हो रहा होगा कि ऑप्शन को पढ़ के मैं कंक्लूड अगर आपको करूं पूरे एसे के कंप्रिहेंशन के डिस्कशंस के, कंप्रिहेंशन के सॉल्यूशन के डिस्कशन के बारे में, अगर तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं थीम से जुड़े हुए, इस तरह के जुड़े हुए क्वेश्चंस को। आप ये ध्यान रखना कि पैसेज में कहीं नहीं इसका इंडिकेशन मिलेगा। आपको बहुत ध्यान से ऑप्शंस को पढ़ के सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। वो आज ऐसा डाला है, कल को यहां पे क्या ऑप्शन डालेगा, यू नेवर नो, एग्जामिनर की अपनी मर्जी पे है। लेकिन अगर आपकी बातें, अगर आपने, मैंने कहा न्यूज़पेपर से जुड़ी हुई चीज, तो मैंने न्यूज़पेपर का सारा आपको क्वालिटी बता दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रेवल ब्रोशर है, आपको नेट पे भी कहीं पे ट्रेवल का कुछ साइट है तो वहां भी ब्लू माउंटेन के बारे में ऐसा ही कुछ मिलेगा। सो आपको अपनी सोच को जितना स्ट्रांग और क्रिएटिव कर सकते हो, पैसेज को बनाने में समय उतना ही कम लगेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठाइए। अगर मैं देखता हूं अगर कुछ और इनोवेटिव क्वेश्चंस, इनोवेटिव ऑप्शंस मिलते हैं तो मैं जरूर डालूंगा, अदरवाइज कुछ और भी सेक्शंस में टेकअप करता हूं, जो कि, क्योंकि देखो मुझे लगता है ना कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में 3 चीजें बहुत डिसाइसिव होने वाली हैं, एक पैसेज, दूसरा क्लोज टेस्ट और तीसरा सेंटेंस अरेंजमेंट। और इन तीनों को अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस, क्योंकि ये तीनों के लिए किसी ने कहा था ना किताब बन चुकी है, कहीं कोई किताब नहीं बनी है भाई। कोई टीचर अगर बोले कि ये करना चाहिए तो ये उसका अपना पर्सनल थॉट है। इंडिविजुअल चीजें, इंडिविजुअल थॉट को साइंस नहीं कहा जा सकता। वो क्रिएटिव हो सकता है, क्रिएटिविटी उसमें हो सकती है। अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए अगर कोई बोले कि आप बहुत फास्ट मोटरसाइकिल चलाते हो और उसकी किताब बना दे, तो उसको तो नहीं बोलेंगे ना कि वो किताब पढ़ के सबको मोटरसाइकिल चलाने आ जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आपको अपनी सोच को डेवलप करना है,
क्योंकि इंग्लिश की जो मेजर चीजें हैं, डिसाइसिव सेक्शंस हैं, वहां पे आपकी सोच के कितनी कंस्ट्रक्टिव है, कितनी टू द पॉइंट है, उस पे आप डिसाइड करते हो कि डिसीजन होता है कि आपके क्वेश्चन कितने सही बनेंगे। मैं अगले बूस्टर सीरीज में देखता हूं कि मैं क्या और नया इनोवेटिव फायदेमंद आपके लिए ला सकता हूं। अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन मेरे लिए मायने रखता है। मिलते हैं फिर, थैंक यू।